गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज बनने वाले हैं वो हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है, हाल ही में भी राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं और उनके नतीजे भी सामने आ गए हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे राष्ट्रपति से बन सकते हैं, ये किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, और इनके बारे में सभी डिटेल्स से हम जानकारी लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति, पहला पॉइंट है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। दोस्तों, संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या हैं? कार्यपालिका क्या है? ये भारत की सरकार का एक अंग है, भारत सरकार का, जो राज्य के शासन का अधिकार रखती है और उसकी कार्यों का निर्वहन करती है। दूसरे शब्दों में हम कह भी सकते हैं कि सरकार का एक ऐसा अंग है जो कानूनों का क्रियान्वयन करने के लिए बनाई गई है। ये कार्यपालिका कहलाती है। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। लेकिन वास्तविक जो प्रधान होता है कार्यपालिका का, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? होता है प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में वर्णित है। कहाँ वर्णित है? 54 और 55 में। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित है। ये हमारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पर आधारित नहीं है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? डायरेक्ट इसमें जनता वोट नहीं करती है। जैसे हम विधायक के लिए वोट करते हैं, अपने सांसद के लिए वोट करते हैं, उसी प्रकार हम राष्ट्रपति के लिए डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं। जो हमारा प्रतिनिधि, जो हमने चुना है, वो प्रतिनिधि हमारी तरफ से इस जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रपति को वोट करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट हम वोटिंग नहीं करते हैं। हमारा जो चुना हुआ विधायक या सांसद है वो ही आगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग करता है। तो इसलिए कहा गया समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पर आधारित है। प्रत्यक्ष चुनाव अभी मैंने आपको डिस्कस किया है। प्रत्यक्ष चुनाव क्या है? जिसमें डायरेक्ट जनता वोट करती है। जैसे सांसदी के लिए अपने सांसद के लिए और अपने विधायक के लिए वोटिंग करते हैं, जैसे गांव के प्रधान के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। ये सब कैसी वोटिंग है? डायरेक्ट चुनाव प्रणाली, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अप्रत्यक्ष क्या है? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव के लिए जनता डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं, वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं,
जैसे लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वो राष्ट्रपति का अधिकार होता है कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का लोकसभा और राज्यसभा में। तो दोस्तों, जो निर्वाचित होते हैं, जो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की सिर्फ विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं निर्वाचित, ना कि विधान परिषद के। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको 2 पॉइंट यहाँ बताए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं सिर्फ, ना कि मनोनीत सदस्य। ठीक है दोस्तों। और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, ना कि विधान परिषद के। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और साथ ही कुछ जो हमारे 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनमें से दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। क्या है? क्षमादान। जब भारत की न्यायपालिका नीचे से लेकर ऊपर तक सर्वश्रेष्ठ जो न्यायपालिका है वो सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देती है तो उसके बाद भी एक अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है कि वो उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकता है। किसके साथ? सरकार के प्रधान के साथ, अर्थात भारत सरकार के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान दे सकता है किसी को भी। ठीक है दोस्तों। और ये इस स्पेशल प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का क्षमादान का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियाँ निहित है। अध्यादेश की शक्तियाँ निहित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियाँ निहित है। अध्यादेश की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में निहित है? 123 में। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश की शक्तियाँ। अध्यादेश से क्या आप समझते हैं? अध्यादेश से मतलब है जब हमारी संसदीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही होती है तो उस समय अगर कोई नियम या कानून बनाए जाते हैं तो वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। और वो नियम कानून क्या कहलाता है? जब तक वो संसदीय प्रणाली के द्वारा पारित नहीं किए जाते हैं तब तक वो नियम कानून क्या कहलाते हैं? वो नियम क्या कहलाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए वो कहलाते हैं अध्यादेश। ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति के पास ये एक शक्ति है, एक क्षमादान की शक्ति हुई अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 123 में क्या हुई? अध्यादेश की शक्ति। तो अध्यादेश क्या हुआ? जब हमारी संसदीय प्रणाली सुचारू रूप से ना चल रही हो उस समय में, या फिर कोई इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति आ गई हो, आपातकाल हो, तो आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति जो भी कोई नया कानून बनाते हैं वो कानून क्या कहलाता है? अध्यादेश। और वो कब तक अध्यादेश कहलाता है? जब तक हमारी संसद में वो पारित ना हो जाए पूर्ण रूप से, तो तब तक वो अध्यादेश कहलाता है। तो अध्यादेश की का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को वेतन के रूप में 5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। कितने? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति माह। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात राष्ट्रपति को प्रति माह 1.5 लाख रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। कितने? 1.5 लाख रुपए पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद भी राष्ट्रपति को, भारत सरकार के राष्ट्रपति को और भी भत्ते दिए जाते हैं, जैसे यात्रा के लिए है, हवाई जहाज में और ट्रेन में स्पेशल उनको भत्ते दिए जाते हैं सभी को। तो दोस्तों, ये आपने पॉइंट देखे हैं राष्ट्रपति के बारे में। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यताएं जरूरी है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति का 58 में। योग्यताओं का प्रावधान किस में दिया गया? अनुच्छेद 58 में। तो दोस्तों,
इस वीडियो की PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी हम इसको पिन कर देंगे, जिसमें आपको सॉफ्ट कॉपी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स भी बना सकते हो। इच्छा हो, सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन की योग्यताओं का प्रावधान अनुच्छेद 58 में दिया गया। भारत, इसके लिए योग्यता क्या क्या है? योग्यता है दोस्तों, पहला पॉइंट है भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। अगला देख लेते हैं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। अगर कोई सरकारी लाभ प्राप्त कर रहा है, सरकारी नौकरी में है, किसी चीज़ में है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है, अर्थात योग्य नहीं है। तो योग्यता के लिए क्या है? भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान। महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति का पद से हटाया जाना, ये क्या है? महाभियोग। तो इसमें एक ही कंडीशन में राष्ट्रपति को हटा सकते हैं कि जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण होता है, अर्थात संविधान के अनुरूप कार्यों का कार्यान्वयन ना हो। उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक पॉइंट है, महाभियोग का प्रावधान किस पॉइंट में, किस में है? अनुच्छेद के किस, संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। ये पॉइंट पहले देख लेते हैं। महाभियोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाभियोग का पहला पॉइंट देख लेते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो महाभियोग का प्रस्ताव जो होता है, पहले प्रस्ताव लेकर आना होता है, तो प्रस्ताव को किसी भी संसद में, संसद के किसी भी सदन में डाल सकते हैं। 2 सदन है संसद के, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। निम्न सदन क्या है? लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रस्ताव पर संबद्ध सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। जिस भी सदन में हम अपना प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, उसके, जिस भी सदन के द्वारा लेकर जाना है, उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होना जरूरी है, तभी महाभियोग का प्रस्ताव आगे चल सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रस्ताव की लिखित सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। प्रस्ताव अगर हमें देना है तो उसकी सूचना, लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व आपको देनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, संबद्ध सदन में प्रस्ताव के पारित होने के लिए सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत अनिवार्य है। प्रस्ताव लाने के लिए कितना है? 1/4। ठीक है दोस्तों, प्रस्ताव अगर लेकर आना है तो उसके लिए 1/4 जरूरी है, और प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितना है? ये दोनों पॉइंट को आप डिफरेंट रखना, दोनों को अलग अलग रखना और दोनों को ध्यान रखना। पारित होने के लिए कितना है? 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत उस सदन का जरूरी है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर 60 सदस्य है किसी सदन में, तो 60 का 2/3 कितना हुआ? 2/3 कितना हुआ? 40 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है प्रस्ताव को पारित होने के लिए। और प्रस्ताव लाने के लिए कितना, मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताया था, प्रस्ताव को लाने के लिए कितने सदस्य चाहिए? 1/4, अर्थात 60 सदस्यों का 1/4 कितना हुआ? निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, और पारित होने के लिए 2/3, ये पॉइंट है, पारित होने के लिए 2/3 सदस्यों का। ये दोनों पॉइंटों को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो महाभियोग कब चलाया जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, संविधान के अतिक्रमण पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति अपने पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को और भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन उसमें ही एक पॉइंट है महाभियोग। महाभियोग चलाकर भी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। या तो अलग पॉइंट हो सकते हैं कि जैसे राष्ट्रपति की या तो कार्यकाल के बीच में ही मृत्यु हो जाए, ठीक है दोस्तों, तब भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता ही दिया मैंने, किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा,
ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं जो हम हाल ही में कल चुनाव का नतीजे आए हैं राष्ट्रपति चुनाव के, उसमें कौन विजयी हुए? द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। द्रौपदी मुर्मू, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनने वाले हैं वो मैं आपको नीचे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है इनका जन्म। पहला पॉइंट देख लेते हैं, जन्म कहाँ? 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ है? ये पूरा आपको याद रखना पॉइंट। 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में संथाल परिवार में हुआ था। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि पूर्व जो राष्ट्रपति है अभी हाल ही में अभी हमारे हैं 24 तारीख या 25 तारीख में उनकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी, तो उनका निवासी स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला, उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला, उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो जन्म कहाँ हुआ? 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में संथाल परिवार में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, संथाल परिवार में पूछ सकते हैं किस फैमिली में हुआ है? संथाल परिवार में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इन्होंने अपना राजनीतिक करियर कहाँ से स्टार्ट किया? साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में जीत दर्ज कर अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहाँ से प्रारंभ किया? रायरंगपुर नगर पंचायत। ऑप्शन में दे देंगे 4 नगर पंचायत कि द्रौपदी मुर्मू ने, जो हमारी राष्ट्रपति चुनी गई है, उन्होंने किस नगर पंचायत से अपना राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया? वो भी 1997 में किस नगर पंचायत से शुरू किया? रायरंगपुर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही, 6 साल तक। कितने साल तक? 6 साल तक, ये याद रखना है, 6 साल तक झारखंड की राज्यपाल रही। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन सी? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये हाल तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना है ये कौन सी राष्ट्रपति हुई है? 15वीं। इससे पूर्व कौन से थे? 14वें राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद जी, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिलोंग करते हैं। ये भारत की कौन सी राष्ट्रपति? 15वीं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में कांग्रेस नेता यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। किसने? इनके विपक्षी कौन थे? यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द्रौपदी मुर्मू को 3 फेज की मतगणना में 64% मत मिले। ये भी आपको याद रखना है कि कितने प्रतिशत वोट मिले? 64%। और विपक्षी नेता यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना। कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को हमने आपकी परीक्षा से जोड़ते हुए सभी पॉइंट्स को लिया है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं परीक्षा से संबंधित। तो द्रौपदी मुर्मू को तीनों फेज की मतगणना में 64% वोट मिले, विपक्षी नेता यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले, और कुल वोट कितने थे? 3219। कुल वोट कितने हैं? 3219। ठीक है दोस्तों, जिनकी वैल्यू कितनी होती है? 8,38,839। ठीक है, कितनी इसकी वैल्यू है? 8,38,839, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को कितने वोट मिले? कुल वैध मतों का जिसमें द्रौपदी मुर्मू को कितने मिले? 2161 वोट मिले, और जिनकी वैल्यू कितनी है? 5,77,777। ठीक है दोस्तों, कितने वोट मिले द्रौपदी मुर्मू को? 64% वोट मिले। 64% में कितने हुए? 2161। टोटल वोट कितने थे? 3219। 3219 का 64% निकाला, 2161 वोट मिले इनको, द्रौपदी मुर्मू को, जिनकी वैल्यू कितनी होती है? 5,57,777। ये सभी अंक आपको, अंकीय वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, वही विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा को आपको अभी हमने बताया 36% वोट मिले, तो कितने वोट हुए? 1058 वोट प्राप्त हुए, जिनकी वैल्यू कितनी हुई? 2,61,062 होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में 17 सांसद और 113 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या है? जो विपक्षी पार्टी से थे उन्होंने एनडीए की द्रौपदी मुर्मू को वोटिंग की है,
उसको क्रॉस वोटिंग बोला गया। राष्ट्रपति चुनाव में 17 सांसद और 113 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। 17 सांसदों ने। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ पुरस्कार भी प्राप्त है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नीलकंठ पुरस्कार किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू। और वो किस लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ विधायक को। सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई, जबकि दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई। अगर पूछ ले कि किस नंबर की महिला राष्ट्रपति है तो कौन सी है? दूसरी। और आदिवासी महिला कौन सी है? प्रथम। आदिवासी में पूछे तो प्रथम और महिलाओं में पूछे तो दूसरी। और तो इसी के साथ याद रखेंगे कि प्रथम कौन है फिर, अगर ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है तो प्रथम कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रथम आदिवासी महिला और महिलाओं में दूसरी। प्रथम महिला कौन सी है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी महिला कौन चुनी गई है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉइंट जो परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे राष्ट्रपति की, उन सभी पॉइंटों को हमने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया है दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों, जिन लोगों को हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी हम इसकी सॉफ्ट कॉपी को पिन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।